आयुर्वेद, ये वर्ड में ही ना वेद ये शब्द है. इट्स द साइंस ऑफ लाइफ. Do you believe in spirituality? I think everyone should believe in spirituality because we are having spirit in us. जब मैं डॉक्टर के वहाँ विजिट करता हूँ तो जब प्रिस्क्राइब करते मेडिसिन तो वो कभी भी आयुर्वेदा मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करते. Why like this? मैंने देखा है जितने भी एलोपैथी मेडिसिन को प्रायोरिटाइज किया गया उतना आयुर्वेदा को नहीं करते. What may be the reason? Do you think so? Just because a business mind is there? एलोपैथी was always on the top. लेकिन आयुर्वेदा अगर हम देखें कोविड के बाद बहुत ही प्रायोरिटाइज किया गया है. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, मास्टरबेशन अच्छी चीज़ है या बुरी है? टेक्निकली मानव वो हम लोग हैं, अपने को मन है तो जिसमें आपको प्लेजर है वो करना ही मन चाहता है. आपको वो सब पॉजिटिविटी वो नहीं चाहिए और कंफर्ट जोन चाहिए. यू कैन एंजॉय क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज योर चॉइस. नथिंग हार्म फिजिकली, चॉइस इज योर्स. महेश सर, वेलकम टू द चैट कार्ड एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक्स मोनिश. कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास एकदम. सर आज पहला पॉडकास्ट है जो एक बॉटनिस्ट के साथ है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव मिलेगी आयुर्वेदा को लेके, प्लांट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें. वो तो जैसे पॉडकास्ट करते जाएंगे पता चलते जाएगा. आर यू एक्साइटेड? Yeah, very much. दिस इज योर फर्स्ट पॉडकास्ट? Yeah, absolutely. आपने पहले कभी इंटरव्यू भी नहीं दिया है? इंटरव्यूज तो दिए हैं, पॉडकास्ट, कैमराज, ये मॉडर्न जनरेशन का पहली बार है. मैंने ज़्यादा करके इंटरव्यू आपके मलाकाम फेस्टिवल जो होते हैं उसको लेकर देखा था. वो था ड्यूरिंग कोविड टाइम. हमने एक पूरा यूट्यूब चैनल रन किया था 2-3 साल मलखम को लेके. इसके लिए वो एक एक्सपीरियंस है, लेकिन वो अलग है और ये पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस अलग है. सर एज अ बॉटनिस्ट कुछ बताएंगे बॉटनिस्ट के बारे में? बॉटनिस्ट यानी जो प्लांट्स के बारे में, वनस्पति के बारे में जो जानकारी रखता है, जो उसका अभ्यास करता है, उसको बॉटनिस्ट कहा जाता है. और भारत में वनस्पति की बहुत हम लोग समृद्ध है. पूरा हिंदुस्तान वनस्पतियों से कई सारी वैरायटीज़ है. और आयुर्वेदा में उसको अलग रूप से माना गया है. लेकिन बॉटनिस्ट हालांकि ये बॉटनी फॉरेन से आया है, यूरोप, अमेरिका, उधर से सब ये वर्ड आए हैं. तो वहाँ पे हर एक प्लांट को जैसे अपने नाम होते हैं, अपना नाम, पिताजी का नाम, सरनेम, ऐसे हर एक प्लांट का नाम होता है जिसको जेनेटिक और स्पीशीज ऐसे बोलते हैं. ओके. और उसका फैमिली एक डिवीजन होता है, क्लासिफिकेशन होता है. जैसे अर्जुना सबको पता होगा, उसका एक साइंटिफिक नाम है टर्मिनालिया अर्जुना. ओके. तो टर्मिनालिया एक बहुत बड़ा वैरायटी है. या अशोका बोलेंगे, सारा का बहुत सारा वैरायटी है. या तुलसी, ऑसिमम का बहुत सारा वैरायटी. लेकिन उसको ऑसिमम सैंक्टम बोलेंगे तो ये अपना जो हम लोग होली बेसिल बोलते हैं या हम लोग पूजा पाठ के लिए वापरते हैं तो उसको ऑसिमम सैंक्टम बोलते हैं. ऐसे बहुत सारे नाम है. तो बॉटनिस्ट वो डिसाइड करता है प्लांट्स को देख के कि उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, एग्जैक्ट इसमें अंदर केमिकल्स क्या है, वो सब बॉटनिस्ट डिसाइड करता है. टोटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 लाख प्लांट्स है सर? मोर देन दैट होंगे. एक फिगर है हाँ, कुछ ऐसा? पूरे हम लोग जो बोलते हैं ना कि 80 लाख योनियों से हम लोग आए हैं. 84 लाख. हाँ, तो लगभग उतने ही प्लांट्स भी है. 84 लाख नहीं होंगे, लेकिन उसके हाफ तो प्लांट्स होंगे ही होंगे. अगर हम लोग रेशो देखेंगे ह्यूमंस और नेचर का तो उतने वैरायटीज के प्लांट्स तो होंगे. सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 लाख प्लांट्स है आई थिंक सो एज पर द गूगल सर्वेज. फिक्स नंबर नहीं है सर. व्हाट इज द फिक्स नंबर? फिक्स नंबर तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे अपने शरीर में हर समय, अभी भी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, हर समय कुछ ना कुछ नया सेल्स डेवलप हो रहा है. वैसे प्लांट्स के भी डेवलपमेंट चालू है. हर दिन, एवरी समय. कोई जैसे प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, नामशेष हो रहे हैं, वैसे नए प्लांट्स का निर्माण भी हो रहा है. और ये जाति प्रजाति ये काउंट करना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत आउट ऑफ द ह्यूमन कैपेसिटी है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं. क्योंकि प्लांट्स न सिर्फ ज़मीन के ऊपर है, पानी के नीचे भी है, हवा में भी है. जहाँ पे एटमॉस्फेयर ख़त्म होता है वहाँ पे भी कुछ प्लांट के बेसिक चीज़
हम लोग उनको ना बैक्टीरिया वायरस ये जो एनिमल वर्जन में जो आता है उसके भी वायरसेस के कुछ पार्ट्स है जो प्लांट ओरिजिन में भी आते हैं, वो भी वहाँ पे है। इसके लिए काउंटिंग द नंबर्स इज इम्पॉसिबल। विच इज़ योर फेवरेट प्लांट? सभी प्लांट्स फेवरेट है क्योंकि सभी प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, उसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। पर आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि 30 साल आयुर्वेद कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, उसके हिसाब से ना हरिद्रा हल्दी जो है ओके। वो थोड़ा सा मेरा फेवरेट है। फेवरेट इसके लिए है कि बचपन से हम लोग देखते हैं हमारी हिंदू संस्कृति में हल्दी का प्रयोग बहुत किया जाता है। अब ये बड़े बड़े जो रईस लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन टॉप क्लास रईस लोग, बिलियनियर और उसके भी ज़्यादा पैसे, उनके बच्चियों का, बेटियों का, बेटों का शादी होता है। शादी के पहले भी बहुत रईस है वो लोग, लेकिन हल्दी समारंभ ही करते हैं, हल्दी ही करते हैं, वो चंदन समारंभ नहीं करते पैसा होने के बाद। और कितना भी गरीब आदमी है वो हल्दी ही करता है शादी के पहले। तो हल्दी इज एवरीवेयर, राइट फ्रॉम रिच टू पुअर, एवरीवेयर। और आयुर्वेद में उसका नाम है हरिद्रा। हरिद्रा, हाँ, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है। और ये नामकरण जो किया है ना, जैसे मैंने पहले बोला था कि अंग्रेज लोगों ने आके वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया था। ओके। आयुर्वेद में जो नाम रखा है वो उसके गुण के ऊपर मैक्सिमम नाम है। तो हल्दी का बहुत अच्छा गुण है, यानी बहुत लोगों को कम पता होगा। अभी कहीं भी जाएंगे अपने ट्रेडिशन में हल्दी कुमकुम लगाओ, पहले हल्दी लगाओ बाद में कुमकुम लगाओ। शादी के वक्त भी हल्दी समारंभ करते हैं। तो हल्दी का जो साइंटिफिक यानी आयुर्वेदिक नाम है हरिद्रा। तो हरि यानी हरण करता है, यानी निगेटिविटी निकालना। ओके। और द्रा यानी पॉजिटिविटी देना, दत्तात्रेय का द्रा होता है। तो एट अ टाइम निगेटिविटी निकालना और पॉजिटिविटी देना, ये एक काम ऐसे एक ही प्लांट करता है। बाकी सब प्लांट आइदर आपको निगेटिविटी निकालेंगे या पॉजिटिविटी देंगे। ओके। लेकिन हरिद्रा ये काम करता है, और वो भी दैट टू एट अ जेनेटिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल। ओके। तो ये कैपेसिटी उसकी है, यानी वो स्किन के थ्रू भी एब्सॉर्ब होते हैं, आप खाएंगे तो ही एब्सॉर्ब होते हैं। सो इट इज अ वेरी गुड प्लांट। So I want to discuss more about pharma today, like एलोपैथी, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। ये तीनों ऑब्वियसली सब अलग है। करंटली प्रीफरिंग अगर हम बात करें आफ्टर कोविड एंड बिफोर कोविड, तो एलोपैथी वॉज ऑलवेज ऑन द टॉप। लेकिन आयुर्वेदा अगर हम देखें कोविड के बाद बहुत ही प्रायोरिटाइज किया गया है। कुछ बताएंगे सर एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा के ऊपर? एलोपैथी ये जो वर्ड है ना, आप गूगल कर सकते हैं कि 1810 में डॉक्टर सैमुअल हेनमैन, ओके, जिनको फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है, जिन्होंने होम्योपैथी ढूंढा, उन्होंने ये एलोपैथी वर्ड डिफाइन किया और दुनिया को दिया। उसके पहले एलोपैथी ये वर्ड नहीं था। अच्छा। तो एलोपैथी इज जस्ट 200 ईयर्स ओल्ड। और आयुर्वेद शब्द किसने दिया है, कहाँ आया है, उसका अपने पास कुछ अभी डेफिनेट प्रूफ नहीं है, क्योंकि हजारों सालों से चल रहा है। तो अमेरिका का निर्माण ही लगभग 400-500 साल पहले हुआ और आज वो डोमिनेट कर रहा है। रीजंस बहुत सारे हैं। तो एलोपैथी जब भी ढूंढा गया, एलोपैथी की एक खासियत है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद या यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी, कुछ भी देखेंगे, उसमें एलोपैथी की खासियत ये है कि एलोपैथी जैसे आगे बढ़ रही थी, जैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा था, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्चेस बहुत सारे हो गए, क्योंकि टोटल अननोन टेलेंट था। ओके। और सब लोग आने के बाद अपने अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। तो जैसा एलोपैथी बढ़ रहा था वैसे उसके एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ गए, वैसे उसका हम लोग जो बोलते हैं कि नॉर्म्स बढ़ गए, और यह सब ट्रायल एंड एरर से बढ़ गए। वेयरएज आयुर्वेद इज मोर लाइक अ ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल है। वहाँ पे कुछ नया ढूंढना, नया करना ऐसा है ही नहीं, ऐसा था ही नहीं। तो ये बेसिक डिफरेंस था कि एलोपैथी को मॉडर्न वर्ल्ड ने एक्सेप्ट इमीडिएटली किया। हालांकि ऐसे एक भी आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं है जो कोई भी दर्द क्योर कर सकता है, इंक्लूडिंग कैंसर। और ऐसा एक भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है जो कोई भी दर्द 100% क्योर कर सकता है। आप पेन किलर की बात करेंगे तो 100% पेन किलर इज नॉट पॉसिबल, टेम्पररी पेन किलिंग होता है। लेकिन एलोपैथी फेमस हुआ है सब जगह क्योंकि वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है, लाइक अ मैगी। इट हैज केमिकल्स, दैट्स द रीजन। इट हैज़ अ केमिकल। और वहाँ पे ऐसे हुए कि एलोपैथी जो है ना, उसको कहा गया है, यानी टेक्निकल लैंग्वेज में आप बोलेंगे तो
जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपके सिम्टम्स है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। इसके लिए उसको कहा गया है सिम्टोमेटिक। एलोपैथिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिम्टोमेटिक। यानी आपको बुखार है, बुखार कम करो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर ठंडा करो। बुखार क्यों है वो बात की बात है, पहले इमीडिएट ऐसा है कि बुखार ठंडा करो। एसिडिटी है तो एसिडिटी मिटा दो, तो एंटासिड आ गई। आज एलोपैथी जैसे डेवलप हुआ है वैसे थोड़े अलग टाइप के एंटासिड्स आ गए जो काफ़ी ह्यूमंस के नज़दीक है। लेकिन इनिशियल लेवल पे ऐसे थे कि केमिकल लेवल पे एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कली डालो, सॉल्ट एंड वाटर हो जाएगा, जो बाहर हो रहा है वही अंदर। ऐसे समझ के बहुत सारे मेडिसिन अपने अंदर पहले से गए हैं जो जाने नहीं चाहिए थे। फॉर एग्जांपल मैं अभी बोलूँ पैरासीटामोल, जो कॉमन मेडिसिन है, 40 साल पहले पैरासीटामोल 150 मिलीग्राम वॉज सफिशेंट। उसके बाद 300 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, अभी 650 आ गया डोल आफ्टर कोविड, और ये 1 ग्राम तक जाने वाला है। एंड मॉडर्न साइंस दैट इज एलोपैथिक रिसर्च सेज कि पैरासीटामोल टेक्स अराउंड 60 डेज, यानी 2 महीना लगता है बॉडी के अंदर से निकालने को। तो व्हाई टू टेक दैट पैरासीटामोल? लोग क्या है, एलोपैथी में कुछ चीज़ ऐसी मिल गई, जैसे हल्दी में से कुरकुमिन निकालो तो वो अच्छा काम करेगा, बट कुरकुमिन इज नॉट हल्दी। आयुर्वेद होल ड्रग को ले रहा है और वो बॉडी को चॉइस दे रहा है कि तुम सिलेक्ट करो उसमें से क्या आना चाहिए बॉडी के अंदर। बॉडी को जो कमी है वो खींच लेगी। लेकिन एलोपैथी में ऐसा नहीं, एलोपैथी में कंपलसरी, बॉडी को चाहे या ना चाहे वो कंपलसरी है। सो ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन पॉपुलराइज एलोपैथी इसके लिए हुआ है कि वो इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। मेरा दर्द कर रहा है तो मेरे को दर्द से मुक्ति चाहिए, बस कुछ भी दे दो मेरे को। जीवन से मेरे को 25 साल पहले मुक्ति मिल गई चलेगा, लेकिन दर्द से मुक्ति अभी चाहिए। अभी नेचर में आप इतना एनिमल्स देखते हैं, सब हर्बीवोरस है, गाय, बहुत सारे लोग, मैंने शेर बीर बहुत कुछ खाते हैं, उनके दर्द तो होते ही होंगे ना, उनको इन्फेक्शन होता ही होगा, राइट। लेकिन नेचर में वो चीज़ नहीं है। नेचर में दर्द बेयरिंग कैपेसिटी है, कि पेन बेयरिंग कैपेसिटी उसमें है। दर्द हम लोग 2-3 दिन सहन कर सकते हैं, लेकिन आज वो सहन शक्ति नहीं है, इंस्टेंट चाहिए, अभी का अभी चाहिए। और एलोपैथी आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, इसके लिए वो ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ है। पर मेरे हिसाब से ना डाउन द लाइन से 50 सालों में आने वाले, जब भी एआई का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस आ गया है, तो डाउन द लाइन 30, 40, 50 सालों में ये सब पथी एक जैसी होने वाली। एलोपैथी में भी आयुर्वेद के बहुत सारे चीज़ जाने वाले हैं, जो अभी जा ही रहे हैं। इसके लिए आपने जो जिक्र किया कि कोविड के बाद आयुर्वेद बढ़ गया, इसका मतलब कोविड में घर पे ही थे, राइट। इन स्पेशली इन आवर एशियन कंट्रीज एंड ऑलरेडी एवरीबॉडी इज एट होम, बाहर दवाई भी नहीं अवेलेबल है। तो घर के अंदर जो आपके मसाले हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है ना, उससे ही आप क्योर हो गए। तो उनका विश्वास लोगों का उसके लिए बढ़ गया। सर लेकिन अगर हम देखें तो फार्मा करेंटली अब एक बिजनेस हो चुका है, जबकि अगर हम बात करें, अगर कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई मिडिल क्लास है जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई मेजर इश्यूज है, अगर मैं एग्जांपल दूं कैंसर है, ऑब्वियसली बहुत खर्चा हो जाता है, एंड मेडिक्लेम्स तो अभी प्रायोरिटाइज हो चुकी है। अगर कोई भी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, अगर एडमिट करना हो, सबसे पहले जो हॉस्पिटल वाले एक ही सवाल पूछते हैं, मेडिक्लेम है क्या नहीं, क्योंकि एक मेडिक्लेम के ऊपर से एक बिल बनता है, ये बनता है, तो एक बिजनेस पॉइंट आ गया। आपको लगता है कि ये सही है? क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, बट फार्मा सेक्टर अब पूरा चेंज हो चुका है, कॉर्पोरेट हो चुका है। दिस इज़ गुड और बैड? मैं फार्मा इंडस्ट्री के वे पे बात कर रहा हूँ। नहीं, फार्मा इंडस्ट्री तो काफ़ी बड़ी है और उसके रूट्स काफ़ी लेवल तक पहुँच गए। अभी डॉक्टर होने के लिए अगर आप प्राइवेट जाएंगे तो करोड़ रुपया डालना पड़ता है। वो करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? क्योंकि अल्टीमेटली ये बिजनेस तो है ही, लेकिन समाज में भी देखो, पहले कार, मोटर कार्स, मोटरसाइकिल्स उतने नहीं होते थे, लोग साइकिल से भी जाते थे, 1-2-3 किलोमीटर जाना है तो। आज वो साइकिल वगैरह का सवाल नहीं, घर के नीचे स्कूटर है, स्कूटर से जाओ, कार से जाओ, रिक्शा से जाओ, उसमें भी ओला उबेर करके घर तक लाओ रिक्शा। ये सब जो बढ़ गया है ना, लाइफस्टाइल जो चेंज हुई है, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल में पैसा प्रायोरिटाइज हो गया है। अभी आदमी को कितना पैसा चाहिए, हर एक का अपना अपना भूख है।
लेकिन पैसा प्रायोरिटाइज होने के बाद ना ये सब चीज़ आएगी। और फार्मा यानी ऐसे एक चीज़ है ना कि फार्मा में आदमी बीमार है, अपना नज़दीक का आदमी बीमार है तो लोग पैसे के बारे में पूछते नहीं। और ये सिर्फ फार्मा की बात नहीं है। आपने देखा होगा कहाँ पे अभी ये अमरनाथ यात्रा और कहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अगर कुछ इशू आ गए, कुछ डिजास्टर आ गए, तो 20 रुपए की पानी की बोतल 500 रुपये 100 रुपये में बेची जाती है। वो भी बिजनेस ही है ना। तो बिजनेस इज एवरीवेयर। और आज के ज़माने में ना बहुत सारे फार्मास ऐसे भी है जो एथिकल फार्मास भी करते हैं। यानी नॉट नेसेसरी एवरी फार्मा कंपनी इज बिहाइंड मनी, नॉट नेसेसरी एवरी हॉस्पिटल इज अ बिहाइंड मनी, नॉट नेसेसरी एवरी डॉक्टर इज बिहाइंड मनी, बट मेजॉरिटी 70% 75% तो बिजनेस ओरिएंटेड है ही। इसके लिए हमको सुपरफिशियल लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री थोड़ा सा अनएथिकल हो गई है, पर दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली, वो तो होना ही है। What is the future of allopathy? फ्यूचर ऑफ एलोपैथी इज डेफिनेटली गुड, बिकॉज एलोपैथी में मैंने आपको बोला था ना, जैसे एलोपैथी प्रोग्रेस हो रही थी और आज भी हो रही है, वहाँ पे इन ऑर्डर टू प्रूव देयर मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिन का वैल्यू और मेडिसिन का इफेक्ट, वहाँ पे काफ़ी सारे रिसर्चर्स हो रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी हो रहे हैं। Okay. यानी आप बिलीव नहीं करेंगे, आज के दिन 2025 की हम लोग बात कर रहे हैं, आज के दिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे आपको सैंपल का 1 मिलीग्राम भी लेने की ज़रूरत नहीं। विदाउट टेकिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सैंपल एवरीथिंग कैन बी एनालाइज्ड। तो एक रमन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करके है, अपने सीवी रमन जो थे उनके नाम पे वो बनाई गई है। तो वो रमन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आपको सैंपल एनालिसिस की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। यानी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप बड़े बड़े ज्वेलर्स के पास जाएंगे तो पहले ऐसा था कि सोना आप देंगे कि अंगूठी है ये अच्छी है कि नहीं देखो, तो वो जला के या कुछ परीक्षा करते थे, घिस के जला के। आज करते नहीं, आज उनके पास एक मशीन है, मशीन में डालेंगे तो आपका 1 मिलीग्राम सोना भी नहीं कम होगा और आपको रिपोर्ट मिलेगा कि इसके अंदर कितना सोना है एग्जैक्टली, विदाउट डैमेजिंग द रॉ मटेरियल। तो ये सब प्रोग्रेस हुए हैं, वो एलोपैथी ने ही किए हैं। तो एलोपैथी का फ्यूचर तो डेफिनेटली अच्छा है। What is the future of Ayurveda? आयुर्वेदिक फ्यूचर इज ऑल्सो गुड, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, डाउन द लाइन 30-40 ईयर्स ऑल द पथीज आर गोइंग टू मर्ज। Right. तो आयुर्वेद में रिसर्च नहीं था या रिसर्च हुआ नहीं था जो एलोपैथी में हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी करंटली हम लोग एक टीम के साथ जुड़े हैं, तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग ये आज का थोड़ा सा एक हॉट टॉपिक है। Okay. यानी आयुर्वेद में ऐसा था कि आयुर्वेद में कोई भी प्लांट है वो किसके लिए काम कर रहा है वो पता है, लेकिन कैसे काम कर रहा है वो पता नहीं। Okay. तो ये जो मोड ऑफ एक्शन बोलते हैं, जो एलोपैथी में कॉमनली बोलते हैं कि मोड ऑफ एक्शन, आयुर्वेद में बहुत टफ था, ये कैसे काम करेगा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे वेरियस मोड ऑफ एक्शंस होते हैं। जैसे एसिडिटी की बात अगर हम लोग करेंगे तो एसिडिटी में मैंने आपको कहा था कि एंटासिड देते हैं। एंटासिड इज अल्कली, जो एसिड और अल्कली डाल के न्यूट्रलाइज होगा। Right. आयुर्वेद एसिडिटी के ऊपर आंवला देता है या कोकम देता है या छाछ देता है या नींबू शरबत देता है, ऑल आर एसिडिक। आंवला का जो पीएच है ना वो 1.9 है, इट इज अ स्ट्रॉन्गर देन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Okay. इतना हाई एसिडिक है और उसका आयुर्वेदिक नाम ही आम्ल की है, आम्ल यानी एसिड। तो ये आंवला हम लोग खाते हैं, ये कोकम हम लोग खाते हैं, एवरीथिंग एसिडिक वी ईट ड्यूरिंग द एसिडिटी। क्योंकि जब भी हम लोग आंवला मुंह में रखते हैं, खाना यानी आयुर्वेद के हिसाब से चबाना है, जब भी हम लोग मुंह में रख के चबाना शुरू करते हैं तो बॉडी को एक सिग्नल जाता है। अभी एसिड्स कौन बनाते हैं? अपना शरीर बना रहे हैं, क्योंकि कुछ ज़रूरत है। रात को 11 बजे आपने पिज़्ज़ा खाया जहाँ पे एसिड्स नहीं है, लेकिन उसको सिक्रेट करना पड़ा, एक्स्ट्रा एसिड्स, तो इसके लिए बॉडी एसिड्स बनाती है। लेकिन जब भी आप आंवला खाते हैं तभी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि एक्सटर्नल एसिड्स आर कमिंग, स्टॉप योर एसिड प्रोडक्शन। Okay. तुमको एसिडिटी कमी है, बाहर से हम लोग एसिड्स दे रहे हैं तुमको, तो तुम्हारा एसिडिटी कम करो। इसके लिए 2-3-4 दिन आप आंवला खाएंगे ना, एसिडिटी आपका निकल जाएगा, चाहे कितना भी सीवियर हो, कितना भी पुराना हो। बट इट टेक्स टाइम, इंस्टेंट रिलीफ नहीं। इनो ले लो, 30 सेकंड के अंदर आपको एसिडिटी खत्म, वो नहीं होगा, क्योंकि ये 30 सेकंड खत्म होगी वो टेम्पररी होगी, और आयुर्वेद में जो कहा है वो परमानेंट होगा। Okay. तो ये स्ट्रेंथ है आयुर्वेदा का, लेकिन कैसे काम करता है ना वो अभी तक फाइनलाइज नहीं था। पर मॉलिक्यूलर डॉकिंग में आंवला के अंदर क्या केमिकल है, वो कैसे एक्ट करते हैं, कौन से पार्ट को एक्ट करते हैं,
टंग में क्या सिग्नल देते हैं, पेट के अंदर क्या जाते हैं, कहाँ पे क्या होता है, वो सब है। इवन मॉलिक्यूलर लेवल पे यानी सेल्यूलर लेवल पे भी एनालिसिस है Right. जो एलोपैथी ने किया है, हाँ, और इसका फायदा आयुर्वेद को मिलने ही वाला है। हाँ, मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि आयुर्वेदिक डॉक्टर पल्स चेक करते हैं, हम्म, लेकिन आज स्टेथोस्कोप लेके ही घूमते हैं। पल्स तो है ही, पर स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट इज डेवलप बाय एलोपैथी विच इज यूज्ड फॉर आयुर्वेद फॉर अ बेटर ट्रीटमेंट। right. तो ये मिक्सिंग का इट इज़ अ वेरी गुड। तो आयुर्वेद का भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आयुर्वेद को वर्ल्ड एक्सेप्टेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये मोड ऑफ एक्शन एक बार स्टडी हो जाएगा ना, तो अपने आप आयुर्वेद आगे ही आने वाला है। What is the future of homeopathy? होम्योपैथी इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट साइंस। यानी आयुर्वेद एलोपैथी को हम लोग डायरेक्ट साइंस बोल सकते हैं, डायरेक्ट ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। होम्योपैथी मोर और लेस इट ऑल्सो टेक्स अ नोटिफिकेशन ऑफ योर साइकोलॉजिकल स्टेटस। हम्म, यानी मैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हूँ, पर डेफिनेटली इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर दो जुड़वा बच्चे हैं, दोनों को सिम्टम्स सेम है, तो शायद एलोपैथी वाला और आयुर्वेदिक वाला सेम उनको ट्रीटमेंट देगा। पर होम्योपैथी वाले डॉक्टर उनको पूछेंगे दोनों बच्चों को कि तुमको सपना क्या हुआ था। अगर एक के सपने में समझो कौवा आया और एक के सपने में दूसरा कुछ आया, तो दोनों का मोड ऑफ ट्रीटमेंट बदलता है। तो होम्योपैथी का मोड ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग है। और ये जो जितने भी पति है ना, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, यूनानी या अल्टरनेटिव थेरेपीज, एक 12 पद्धति करके भी है जो काफ़ी अच्छी है। okay. यानी दे डील विथ ओनली 12 सॉल्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 12 सॉल्ट्स। Right. और दे क्लेम कि आपका कुछ भी हो ना, ये 12 साल को कॉम्बिनेशन देंगे तो बॉडी ठीक करेगी। तो कोई भी पति हो, सबका उद्देश्य एक ही होता है और होना चाहिए कि डिस ईज यानी आराम। हम्म, आराम नहीं है तो डिसीज हुआ, हम्म, तो डिसीज का डिस निकालने का यही सबका उद्देश्य है। तो ईज में लाना, इसके लिए होम्योपैथी का भी वो उद्देश्य है ही। और सर्टन बहुत अच्छे है ना, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल्स है कि जिसमें हम लोग बोलते हैं ना, हमको एलोपैथी नहीं सूट करती है, रिएक्शन आती है, आयुर्वेद नहीं सूट करते हैं, उनके लिए होम्योपैथिक सूट भी करती है। okay. तो होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट। It accepts all the bodies. Like if we talk about homeopathy, जहाँ एलोपैथी और आयुर्वेदा शायद से आयुर्वेद इज नॉट अ साइड इफेक्ट बिकॉज इट Right. हैज 0 केमिकल्स। तो कहीं ना कहीं जो बॉडी होता है इंसान का, हर एक के जो अलग अलग होते सिम्टम, बेसिकली होम्योपैथी एंड आयुर्वेदी इतना फ़र्क नहीं लगता मुझे, क्योंकि दोनों के 0 साइड इफेक्ट्स है। नहीं, जीरो साइड इफेक्ट्स है ऐसा नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रीटमेंट, इट हाँ. डिपेंड्स ऑन व्हाट यू टेक। अगर आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि पानी भी आप ज़्यादा पिएंगे तो वो भी विष है, हाँ, वाटर के साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, पानी ज़्यादा पिएंगे तो पॉइजन है। ऐसे होम्योपैथी के भी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि जो बिकॉज ऑफ द रॉन्ग ट्रीटमेंट लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है होम्योपैथिक। तो बहुत केयरफुली लेना चाहिए कि एक बार ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब एक्सटर्नल सपोर्ट्स है, Okay. चाहे आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो। हाँ, बॉडी का क्योर और बॉडी को रिलैक्सेशन देना और टाइम देना क्योर होने के लिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। सर ये होम्योपैथी की गोली हमेशा इतनी छोटी क्यों आती है? लाइक मैं समझ में नहीं आता। मैं तो उसको जब छोटा था तो ऐसे ही खाया जाता था, बट व्हाई इज दैट इतनी छोटी छोटी वो ऐसी ही होती है जनरली, इट्स अ शुगर पिल और लैक्टोज की पिल्स होते हैं, और Okay. उसके अंदर जो डाला जाता है वो मदर टिंक्चर बोलते हैं या उसके अलग अलग स्ट्रेन थे। ओके, होम्योपैथिक मेडिसिन भी ना काफ़ी अलग तरीके से प्रिपेयर की जाती है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसे हैं जो नेचर में जो पाया जाता है उससे ही बनाई जाती है। ओके, जैसे कि एक नक्स वोमिका करके है, हम लोग आयुर्वेद में उसको कुचला बोलते हैं, स्ट्रिक्नोस नक्स वोमिका सीड्स है, और ये सीड चूहे मारने के भी काम में आती है, यानी वो पॉइजनस है, ओके, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रिक्निन और ब्रोसिन करके 2 एल्कोलॉइड्स है विच आर वेरी पॉइजनस। लेकिन आयुर्वेद उसको प्यूरिफाई करके वापरता है, शुद्धिकरण करके वापरते हैं। होम्योपैथी में वो सीड्स का एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, और वो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को इतना डाइल्यूट किया जाता है कि उसका ट्रेस भी वहाँ पे नहीं रहता है मदर टिंक्चर में, लेकिन फिर भी वो काम करता है। कैसे काम करता है कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स उसको डाइल्यूट कर दे, यानी मदर टिंक्चर आपने लिया, अल्कोहल एक्सट्रैक्ट बनाया, उसका खाली 1 ml 10 लीटर में डालेंगे या 100 लीटर में डालेंगे 1 ml, फिर उसको ठोक देंगे अल्कोहल में, उसको फिर हैमर करेंगे, वो हैमर करते हैं, हैमर यानी पूरा ठोक देते हैं वो,
फिर उसका 1 ml निकाल के दूसरे 100 लीटर में डालते हैं, ऐसा 6 बार 8 बार करते हैं, फिर वो आयुर्वेदिक मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार हो जाता है। ओके। और हैमरिंग से ऐसा कहा जाता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल के अंदर इनका इम्प्रेशन आता है, डायरेक्टली वो मेडिसिन नहीं। यानी केमिकल और फिजिकल केमिस्ट्री में एक टर्मिनोलॉजी है, तो वो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ना आप मॉलिक्यूलर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल में डाइल्यूट करने के बाद लास्ट में डाइल्यूशन में कितना मॉलिक्यूल्स आ गए होंगे। तो वो पर्टिकुलर मेथड से भी वो मॉलिक्यूल्स मिलते नहीं है उसके अंदर। तो ये जो मिलते नहीं है ना, इसका और फिर भी काम कर रहा है होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ऐसा एक कहा गया है कि उसके इम्प्रेशंस आ गए, अच्छा। एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर इम्प्रेशन आ गए, Okay. और वो दूसरा मॉलिक्यूल ने काम किया। ओके। सो सपोज अगर मैं कोई कहाँ पे भी जा रहा हूँ, किसी को अगर सडनली हार्ट अटैक आता है, तो उस वक्त इमरजेंसी के लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट है जो ऑन द स्पॉट दे सकता है? देखो, एलोपैथी के हिसाब से तो काफ़ी सारी मेडिसिन है, और वो भी नैरो डाउन की गई है ओके। कि आप ये 2-3 मेडिसिन दे दो जो बेसिकली खून को पतला करती है और क्लॉट को निकालने में हेल्प करती है। आयुर्वेद के हिसाब से आप देखेंगे या इवन फर्स्ट एड के बेसिक हिसाब से देखेंगे तो हार्ट अटैक आने वाले पेशेंट को पहले लेटा दो ज़मीन के ऊपर, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम अगर कुछ किया नहीं, शांति से उसको रखा, कूल डाउन किया, तो भी वो नॉर्मल आ जाता है। बहुत सारे वक्त ऐसा होता है ना, इवन ड्यूरिंग द रोड एक्सीडेंट्स कि ब्रेन में इंजरी होती है, वहाँ पे उसको पड़े पड़े कंफर्ट दे दिया तो फिर वो नॉर्मलाइज होने के चांस ज़्यादा है। हार्ट अटैक में तो गोल्डन 1 आवर बोलते हैं, यानी 1 घंटा आपके पास है, तो Okay. पहला पेशेंट को नॉर्मलाइज करो। बॉडी टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। कार्डियक अरेस्ट ये कॉमन है, यानी नॉट ओनली इन ह्यूमंस, इन एनिमल्स ऑल्सो इट इज़ अ वेरी कॉमन। लेकिन आपने वीडियोस भी देखे होंगे कहीं सारे कि एनिमल्स पे भी कार्डियक अरेस्ट आने के बाद ना जनरली व्हाट दे डू, वो पड़े रहेंगे, वो पोजीशन में ज़मीन पे लेटे करके पड़े रहेंगे, शांति से ब्रीदिंग करते रहेंगे, तो बॉडी रिपेयर्स होती है। बॉडी सडनली हार्ट को स्टॉप करके ये होती नहीं, यानी कोलैप्स कंप्लीटली होती नहीं। हम लोग डर जाते हैं, अरे क्या हुआ, किसको चक्कर आ गया, फिट आ गया, अपने को पहले मालूम थे कि वो आदमी गिरा क्यों है, तो हम लोग डर जाते हैं और हम लोग उसको उठाते हैं, अरे क्या हुआ, फिर डॉक्टर के पास लेके जाओ। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी एलोपैथिक गोली है जो आप उसके मुंह में रखो या क्रोसिन उसको दे दो और उसको पहले लेटा दो, एंड देन कॉल द डॉक्टर, कॉल द एम्बुलेंस, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि एम्बुलेंस में वो हॉरिजॉन्टली लेके जाएंगे। जनरली केसेस ऐसे हुए कि चलो उनको उठाएंगे, कुर्सी पे बिठा के लेके जाएंगे, वो पोजीशन में हार्ट आपका बॉडी के ऊपर आना नहीं चाहिए। राइट। ये ध्यान में रखना है, हेड और बॉडी के ऊपर हार्ट सुला के उसको कहीं पे भी मूव करो तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मोर। So, why diabetes is not curable? डायबिटीज जो है ना वो बॉडी की रिएक्शन है। पहली बात मेरे को समझते कि डायबिटीज डिजीज नहीं है। Okay. जैसे मेरे को फ्लू हो गया, टीबी हो गया, बाहर से कुछ आया है, या कोरोना। डायबिटीज कुछ चीज़ बाहर से नहीं है। डायबिटीज एंड कैंसर बोथ आर बॉडीज रिएक्शन टू समथिंग। आपका एक्सरसाइज कम है, आपके ऊपर स्ट्रेस आ गया, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं ना कि बॉडी सडनली इंसुलिन का यूज़ करना भूल जाती है। इंसुलिन तो सिक्रेट हो रहा है, लेकिन इंसुलिन का यूज़ होना चाहिए कि ब्लड में आने वाली शुगर को निकाल के एनर्जी में कन्वर्ट कर। वो होता नहीं है तो ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। डायबिटीज़ में पहला ऐसा है कि आपका 100 शुगर चाहिए, वो 130, 140, 150 हो गया। अब एक कॉमन एक्सपेरिमेंट अपने को मालूम है कि घर में हम लोग चाशनी बनाते हैं, तो पानी में शुगर डालते हैं। अब जितना शुगर का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो वो गाढ़ा हो जाता है, वो थिक हो जाता है। वैसा अपना ब्लड भी थिक हो जाता है शुगर बढ़ने के बाद, क्योंकि शुगर का निकालना बॉडी को पॉसिबल नहीं। बॉडी ने ऐसे रिएक्शन दिए कि मैं शुगर को सैचुरेट करूँगी, वो निकालूंगी नहीं। और निकालना कैसे है, ईजी है। आप एक्सरसाइज करो 1 घंटा, बॉडी को शुगर की ज़रूरत पैदा करो, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पैदा करो, तो ही वो शुगर निकलेगी। हेरिडिटी भी है? हेरिडिटी बहुत ही कम है। हेरिडिटी यानी क्या होता है, हेरिडिटी यानी जेनेटिक, जो हम लोग बोलते हैं, माँ बाप को है। वैसे अगर ऐसे ट्रेस किया जाए तो अपने सबके माँ बाप कहीं ना कहीं एडम और ईव एक ही है, तो उनको भी डायबिटीज चाहिए था, तो ये हेरिडिटी, और उनको होता तो सबको होना चाहिए था। तो ऐसे नहीं है, हर एक टाइम ना हेरिडिटी बहुत कम है।
ऐसा कोई जीन के साथ या कोई पार्टिकल के साथ, क्रोमोसोम के साथ डायबिटीज़ अटैच है। बहुत सारे सिंड्रोम ऐसे हैं ना कि जो जेनेटिक है और वो पर्टिकुलर एक न्यूक्लियस में जो डीएनए होते हैं वो डीएनए के पर्टिकुलर पार्ट में अटैच होते हैं। डायबिटीज़ में ऐसे कोई भी नहीं कि ये पर्टिकुलर डीएनए आप रिप्लेस करो तो आप डायबिटीज़ फ्री हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जेनेटिक इतना ही है कि जेनेटिक चांसेस विल बी मोर, क्योंकि ब्लड का जो एक हम लोग उसको डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डायबिटीज़। और हम लोग बोलते हैं ना कि खून दौड़ना चाहिए, तो एक्सरसाइज करने से ही खून दौड़ेगा, और जितना खून दौड़ेगा उतना पतला होगा, जितना पतला होगा उतना डायबिटीज़ का सवाल ही आएगा। व्हाट डू यू प्रीफर, जिम और योगा? बोथ आर इम्पोर्टेंट। अगर आपको क्या चाहिए, यानी थोड़ा सा एग्जांपल ऐसा है ना कि आइसक्रीम खाए या ना खाए, खाओ ना, रोज खाएंगे तो तकलीफ है। ऐसे जिम का कैसे है, फॉर द जिम यू डेफिनेटली नीड अ डेफिनेट रेस्ट। 24/7 पूरा साल वेट्स उठाएंगे तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बॉडी, लेकिन 24/7 योगा करेंगे दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर बॉडी, क्योंकि योगा एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी है। और हम लोग जिसको आज योगा बोलते हैं ना, दैट इज एक्चुअली टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ द व्हाट अ कॉन्सेप्ट ऑफ योगा इज। आसन है वो, और आसन का आयुर्वेदिक डेफिनेशन ऐसा है कि सुखम अपि स्थिरम, एनी पोजीशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टडी इज आसन। तो आसन आप कितना भी करो, हम लोग सोते हैं उसको हम लोग शवासन बोलते हैं। तो योगा यानी जो कॉन्टेक्स्ट ने आपने योगा पूछा सवाल, तो योगा इज ओके, यू कैन डू। बट जिम में आप क्या कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, एनारोबिक कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, यू नीड अ रेस्ट फॉर द जिम। और योगा आप कहीं पे भी कर सकते हैं। सर फिर भी आपके हिसाब से जो यंगस्टर्स है, नॉट ओनली यंगस्टर्स, जो भी है, ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट व्हाट इज बेस्ट, योगा और जिम? According to me, for the youngsters, they have to do both. ओके। Yoga and gym both are required. Gym is required क्योंकि पहले कैसे थे, पहले 7-8 साल 10 साल का बच्चा हुआ तो माँ बाप के साथ जाता था कुछ भी बिजनेस धंधा करने में। कारपेंटर है तो कारपेंट्री करता था, किसान है तो खेती करता था। आज माँ बाप ऑफिस जाते हैं, बच्चा घर पर है, तो उनको एक्सरसाइज की ज़रूरत भी है। योगा तो ठीक है, बट दे नीड टू हैव सम वेट ट्रेनिंग। वजन उठाओ, थोड़ा भाग दौड़ करो, वेट ट्रेनिंग करो। आपका रनिंग आज होता नहीं है तो जिम में जाके आप कार्डियो करो। तो इसके लिए जिम इज़ ऑल्सो इसेंशियल टू गिव देयर बॉडी अ प्रॉपर शेप, एंड योगा इज़ ऑल्सो इसेंशियल टू मेक देयर माइंड कूल एंड टू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी और कोर स्ट्रेंथ। आई थिंक द एक्सरसाइज शुड बी नेवर डन व्हेन अ पर्सन इज इन स्ट्रेस, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सुना है कि कोई इंसान योगा करते वक्त मर गया। नो डाउट डेस्टिनी है सेकेंडरी, बट जिम करते वक्त बहुत लोगों का ऐसी न्यूज़ है, बॉलीवुड की भी बात करो तो कार्डियक अरेस्ट उनको ऑन द स्पॉट वहाँ पे ट्रेडमिल पे आ चुका है। तो समवेयर करेंटली पीपल आर सेइंग दैट अवॉइड जिम, व्हाट डू यू थिंक फॉर दैट? नहीं, मैंने आपको बोला वैसा ना, जिम्स आर इसेंशियल नाउअडेज, क्योंकि हम लोग जाते नहीं हैं, हम लोग काम नहीं करते हैं। अगर 24 आवर्स में आप फिजिकली 1-2 घंटा भी एक्सरसाइज करेंगे ना, 2 आवर्स, एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग है, रनिंग है, एक्सर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अरे हम लोग रेलवे की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, दैट इज़ नॉट अ एक्सरसाइज, दैट इज़ अ एक्सर्शन। आप रिदमेटिक नहीं करते, आप ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान नहीं रखते, तो वो एक्सर्शन हो जाता है। लेकिन जिम में भी ना आप ब्रीदिंग के तरफ ध्यान देके करेंगे ना, तो ये सब प्रॉब्लम आएंगे नहीं। एंड सेकंड थिंग, मेरे को क्या लग रहा है कि आजकल ये सब मॉडर्न जिम्स जो होती है जहाँ पे ये सब इंसिडेंट्स हुए हैं, वो जिम क्लोज जिम्स होती है जहाँ पे एयर कंडीशंस है। एयर कंडीशंस की सर्विसिंग हो रही है कि नहीं अपने को पता नहीं है। ऑक्सीजन कंटेंट कितना है मालूम नहीं है, रूम के अंदर एम्बियंट एयर है कि नहीं, वो सब कुछ इफेक्ट है। एंड साथ में अगर 10 लोग दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के वक्त ना, अभी हम लोग एक छोटे से रूम में पॉडकास्ट कर रहे हैं पर वी आर ब्रीदिंग वेरी इजीली, लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त ना आपका एक्सेल ज़्यादा होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ता है। यानी कि CO2 अगर 0.1% भी बढ़ गया, दैट इज ऑल्सो डेंजरस। तो ये ट्रिगर कर जाता है, ये ट्रिगरिंग है। एंड साथ में लास्ट थिंग मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये सब जिम में अभी कैमरास आ गए, पहले नहीं थे।
लेकिन अभी कैमरा आ गया तो इंस्टेंटली मालूम पड़ता है, अरे ये था अभी गिर गया। जिम में 30 साल का 40 साल का लड़का जिम कर रहा है और वो गया। जनरली ये पॉसिबल नहीं होगा इफ़ ही डज इट विद अ कूल काम थिंग। और जिम वालों ने भी वो सोचना चाहिए कि बिजनेस न करके थोड़ा सा सेपरेशन रखो, और दो कोई भी एक्सरसाइज के इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रॉपर स्पेसिंग चाहिए। उसने भी एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा रोमिंग यानी वॉकिंग करना चाहिए अंदर, जहाँ पे फ्रेश एयर है वहाँ पे जाना चाहिए। ये अगर करेंगे ना रूटीनली तो जिम्स आर ऑल्सो वेरी सेफ। सर डे बाय डे वर्टिगो की भी जो वर्टिगो बीमारी है सर कि वर्टिगो इज अ मिसअलाइनमेंट ऑफ द वर्टिब्रा। तो वो उसका कान नाम ही ऐसा है, का हाँ। जो नस होता है वो नहीं, कान उसके का नस नहीं है एक्चुअली। मिसअलाइनमेंट ऑफ द वर्टिब्रा इज अ मेन रीजन। हाँ मे बी आप बाइक पे ऊपर गिर गए, किसके ऊपर गिर गए, सर को इम्पैक्ट हुआ और मिसअलाइनमेंट हुआ। आजकल वर्टिगो के केसेस यंगस्टर्स में ज़्यादा दिख रहे हैं, यस क्योंकि उनके हाथ में कंटिन्यूस मोबाइल है और गर्दन झुकी है। आज से 30 साल पहले आप देखेंगे, 30-40 साल पहले तो बहुत सारे मिडिल क्लास जो पेरेंट्स थे वो वर्किंग थे और वहाँ पे कंप्यूटर नहीं था, क्लियरिकल काम करते थे ऑफिस में। तो टेबल के ऊपर आपका बायां हाथ कंटिन्यूस रख के वो प्रेशर आ जाता है। तो आपका फिजिक कैसा है, आप कैसे बैठते हैं उसके ऊपर है। और मिसअलाइनमेंट ऑफ द वर्टिब्रा इज अ वर्टिगो, दैट इज अ मेन कॉज। विच इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर वर्टिगो? जनरली वर्टिन एक ऐसी मेडिसिन है, वर्टिन 8-16। वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी मेडिसिन, No, no, पर no. दैट इज अ एलोपैथिक मेडिसिन विच इज़ अ गुड। पर मेरे हिसाब से ना आप एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो। मैं सबको ये बोलता हूँ कि अपने को स्ट्रेचिंग को टाइम नहीं है कभी भी, तो ड्यू आफ्टर द बाथ, व्हेन यू आर इन अ बाथरूम, यू आर अलोन टेकिंग द बाथ, आफ्टर द बाथ स्ट्रेच योर बॉडी वर्टिकली। क्योंकि अगर गर्म पानी से आप नहा रहे, बॉडी वार्म भी है, वो टाइम पे आप वर्टिकल स्ट्रेचिंग करेंगे ना खाली 10 सेकंड, दैट इज सफिशिएंट टू गेट यू आउट ऑफ इवन वर्टिगो। स्ट्रेचिंग करो आप, स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा है बॉडी को। राइट हम लोग कहते हैं कि हम लोग वी आर इवॉल्व फ्रॉम द मंकीज, और मंकीज को देखेंगे पेड़ के ऊपर लटकते रहते हैं। हम लोग लटके भी नहीं है ना कहाँ पे, तो स्ट्रेचिंग ही नहीं है। स्ट्रेचिंग अगर होगा ना तो ये वर्टिगो का प्रॉब्लम बहुत सॉल्व होगा। सर मुझे पास्ट में वर्टिगो था, मुझे अभी भी याद है जो एक साल था 2015 वॉज वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स। उसमें मैं 3 बार ही एडमिट हुआ बट क्योर कुछ नहीं हुआ। लकीली आई मेट वन डॉक्टर, उन्होंने मेरा वर्टिगो विद इन 6 days क्योर किया। उन्होंने मुझे मेडिसिन सिर्फ एक ही दी, लेकिन उन्होंने मेरा पूरा डाइट पूछा। ओके मैं चाय कॉफ़ी से बहुत एडिक्ट था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुरंत बंद करो। बॉडी को उन्होंने स्टडी किया और वही हिसाब से उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही दवाई में और सिर्फ मेरा डाइट चेंज किया एंड आई सॉल्व माई वर्टिगो। यस, सो डाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जो खा रहे हैं ना उससे ही अपना शरीर बन रहा है ना। हाँ आप क्या खा रहे हैं उसके ऊपर ही आपका बॉडी डिपेंडेंट है, कैसा Right. बनेगा। राइट तो डाइट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और नॉट ओनली वर्टिगो, मेनी डिजीजेस कैन बी क्योर्ड बाय डाइट। ओके इनफैक्ट बहुत सारे रिसर्चेस पहले भी हुए हैं, आज भी चालू है कि मैं आपको डाइट की बात निकली है ना तो एक अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। 2016 में नोबेल अवार्ड मिला था एक जापानीज आदमी को, ऑटोफैगी करके उसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, और ही हैज़ गॉट अ नोबेल अवार्ड इन फिजियोलॉजी इन ए साइंटिफिक वर्ल्ड लेवल। ऑटोफैगी यानी क्या कि बॉडी के सेल अपने आप मर जाते हैं, उनको मरने के लिए टाइम देना है, बैड सेल्स। और उसके लिए उन्होंने क्या कहा था कि हर महीने में एक दिन आप फास्ट रखो, महीने में एक दिन fast। महीने में एक दिन पूरा फास्ट रखो। अभी अपने यहाँ पे चाहे हिंदू धर्म हो मुसलमान हो, फास्टिंग इज अ बेसिक थिंग ना। फास्टिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, हम लोग करते नहीं। राइट तो एक दिन बिना खाना खाए आप रहेंगे ना तो भी बॉडी क्योर होती है। तो दैट इज ऑल्सो डाइट। डाइट मीन्स खाना नहीं है, डाइट मीन्स ना खाना भी डाइट ही है। कंट्रोल योर डाइट, कंट्रोल योर ईटिंग। तो डाइट की स्ट्रेंथ इतनी है कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे, अभी जैन लोगों में आप जाएंगे पर्यूषण होता है राइट कि वो खाते भी नहीं, बच्चे भी खाते नहीं। हाँ तो एक दिन बिना खाना खाए पानी पिए आप रह सकते हैं, लेकिन हम लोग रहने के लिए रेडी नहीं। वो करेंगे ना तो ये डिजीज अपने आप क्योर हो जाती है। सर करंटली एक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे ये चल रहा है
1 अगस्त टू 7th, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, सर कुछ बताएंगे इसके बारे में? ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो जेंजीज है, नेक्स्ट जनरेशन जो आ गई है, उनसे उनके दिमाग में या मिलेनियल्स के दिमाग में ना बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। ओके। तो वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है, और जैसे जैसे मोबाइल्स आ गए, इंटरनेट आ गए, पूरी दुनिया एक दूसरे के नज़दीक आ गई, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और मिसकॉन्सेप्ट्स ऐसे भी आ गए कि जो लोगों को अच्छे लगे। जैसे टॉन जीन्स का कॉन्सेप्ट या टॉन कपड़े का कॉन्सेप्ट है, लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा हुआ, चालू भी किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ पे है, कैसे, वो ध्यान नहीं देते। अच्छा बुरा अलग बात है, वो अपने अपनी चॉइस है। पर ब्रेस्ट फीडिंग एक चीज़ ऐसी है ना जो नेचर ने दी है माँ और बेटे के लिए। बेटा जब भी पैदा हो रहा है तभी लगभग 1 या 2 दिन का पूरा खाना बेटे के साथ आता है, भगवान उसको दे के ही भेजता है। लेकिन जब भी वो डिटैच होता है बच्चा माँ से, जब तक अटैच है तब तक माँ का बॉडी उसका केयर ले रहा है। लेकिन जब भी बच्चा डिटैच होके खुद का सब चालू करता है व्यवहार, तभी खाना भी उसको खुद खाना है। और वहाँ पे देखो, माँ के गोद में वो है, वहाँ पे वो कुछ नहीं खा रहा है, वहाँ पे उसको सकिंग ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है। पर नेचर ऐसे है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, बच्चा पैदा होता है, बैदे से निकलता है बच्चा, 1 दिन का 1 घंटे का बच्चा है, माँ आती है तो उनका मुंह खुल जाता है। वो नेचर है, मुंह खुल जाके जो देती है वो खाना खिलाना। तो ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग ये बच्चों के लिए है, माँ के लिए नहीं है। ये पहले कॉमनली ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन होता ऐसा है कि बहुत सारी वुमेन्स ऐसी है ना, दे रिफ्यूज़ टू फीड देयर बेबी। मिसकॉन्सेप्ट्स है, मिसकॉन्सेप्ट्स कुछ पॉजिटिव एंगल से भी है उनके दिमाग में। ऐसा नहीं कि बच्चों का परवरिश नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ बीमारी है, वो बीमारी बच्चों को न हो। अगर किसको ब्लड कैंसर है तो वो बच्चों को न हो, या मैं कुछ मेडिसिन ले रहे हूँ वो बच्चों पे न जाए। तो ये दिमाग में डेफिनेटली होना चाहिए कि जब तक आपके पेट में बच्चा है तब तक जो आप खा रही है, जो आपके खून में है, वो बच्चे के खून में भी जाने की चांसेस है। ओके। हालांकि प्लासेंटा टेक्स केयर, प्लासेंटा हर एक चीज़ बच्चों में नहीं जाने देता है। राइट। पर वेन बच्चा बाहर आ जाता है और मिल्क फीड, ब्रेस्ट फीडिंग करना शुरू करता है, तभी ब्लड मिल्क बैरियर करके एक है, यानी ब्लड में आपके चाहे पॉइजन हो वो मिल्क में नहीं आएंगे। ऐसा नेचर ने बना के रखा है। इसके लिए आपको कुछ भी बीमारी है, आप बच्चों को पिलाओ, ब्रेस्ट फीडिंग करो। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ गुड फॉर मदर एज वेल एज बेबी। बेबी के लिए तो अन्न ही है, पूर्ण अन्न नहीं है, बाकी कुछ आप दे नहीं पाते। और मदर के लिए भी, अगर इफ़ द मॉम रिफ्यूजेस टू फीड हर बेबी ड्यू टू एनी रीज़न, उसको बहुत बड़ा सेटबैक होता है। नंबर 1, चांसेस ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर इंक्रीजेस। ये WHO का स्टेटमेंट है। ओके। WHO ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके ये बताया कि जो वुमेन्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती है उनको ऑलमोस्ट 80-90% चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। ये दोनों कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। इसके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। आपको कैंसर नहीं होना है, ब्रेस्ट फीडिंग करो। बच्चा 4 महीना, 6 महीना, 1 साल जितना पी रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग करो। लेकिन वो होना चाहिए जब तक बच्चा खा नहीं पाता है। अभी अपने पूरे ट्रेडिशन में ऐसा है ना कि लगभग बच्चा 8 महीने का नहीं है तब तक उसको बाहर का खाना नहीं खिलाते। 8 महीने के बाद धीरे धीरे खिलाना चालू करते हैं, 1 साल तक। नेचर में देखेंगे तो जब तक उसको दांत नहीं आते तब तक ही कैन सेफली हैव अ ब्रेस्ट फीडिंग। तो उतना ब्रेस्ट फीडिंग आपको करना चाहिए। बहुत सारे वुमेन्स ऐसे जो शॉर्ट टर्म, स्पेशली ऑफिस वर्किंग वुमेन, शॉर्ट टर्म ब्रेस्ट फीडिंग करती है, यानी 1 महीना करेगी फिर ऑफिस जाएगी, 2 महीना करेगी फिर जाएगी। तो व्हेनेवर यू कैन गो टू द ऑफिस, पर ट्राई करो बच्चों को भी उतना समय देने का, क्योंकि 1 साल ही देना है। और 1 साल अगर बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग दिया ना तो उनका इम्यूनिटी, उनका बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है उसके सेहत में। और आने वाले भी डाउन द लाइन, समझो 50 साल 60 साल की उम्र में उनको कुछ डिसीज़ होने वाले, वो भी ब्रेस्ट फीडिंग से वो रोका जाता है। ओके। सो ब्रेस्ट फीडिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वीक वी हैव टू क्रिएट सम अवेयरनेस अबाउट दैट। सपोज अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट और अगर वो सिगरेट पीती है, अल्कोहल पीती है, तो ऑब्वियसली अगर पेट में बच्चा है तो उसका इफ़ेक्ट तो जाना ही है। बच्चे के बर्थ के बाद जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो जो ब्लड है
और जो मिल्क है वो फ़र्क हो जाता है या वो कनेक्टेड ही रहता है? नहीं, मैंने बोला ना, वैसे ब्लड मिल्क बैरियर करके होता है, ओके, उसको BMB बोलते हैं। बीएमबी, ओके, यानी एक BBB करके है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। ओके, यानी ब्रेन के अंदर बॉडी कुछ भी ब्लड वाली चीज़ भेजती नहीं है, एक बैरियर होता है। वैसे ब्लड मिल्क बैरियर भी होता है, और ब्लड मिल्क बैरियर जो अच्छी चीज़ है वही मिल्क में लाएगा, बुरी चीज़ लाएगी नहीं। क्योंकि एक बार अपने को ध्यान में रखना है कि मिल्क ग्लैंड्स जो होती है वो बहुत डेलिकेट है, और वो एक बार अगर ड्यू टू एनी रीज़न वो ब्लॉक हो जाएगी तो चांसेस ऑफ ट्यूमर एंड देन ट्यूमर गेटिंग इनटू द कैंसर विल बी मोर। इसके लिए ब्लड मिल्क बैरियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिल हम लोग तो रिकमेंड डेफिनेटली करेंगे नहीं कि ऐसा अगर सेफ जोन है फिर भी आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करके बच्चों को पिलाओ। स्मोकिंग का तो अपने को पता है कि पैसिव और एक्टिव स्मोकिंग दोनों बच्चे के लिए भी डेंजरस है। एंड सिमिलरली बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल में एक सेचुरेशन लेवल होता है ब्लड के अंदर का, और वो सेचुरेशन लेवल के अगर ऊपर अल्कोहल है तो ये ब्लड मिल्क बैरियर भी उसको रोक नहीं पाता है। ओके, नेचुरली रोकना चाहिए लेकिन रोक नहीं पाता है, और वो पुश करता है अल्कोहल को। तो ये सेफ जोन कौन सा है वो अपने को समझता नहीं है, डिपेंड्स ऑन अवर हेल्थ। इसके लिए बेटर अवॉइड इट ना। विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट? कई सारे स्पोर्ट्स मेरे फेवरेट है। अभी पूरे दुनिया में ना 2 खेल बहुत प्रसिद्ध है फेवरेट से, एक है क्रिकेट और एक है फुटबॉल, राइट, जो हम लोग भी पूरे इंडिया में क्रिकेट तो खेलते ही है। राइट, और ऑफ कोर्स क्रिकेट इज़ नॉट माय फेवरेट बट वन ऑफ द फेवरेट जो हम लोग सब खेले हैं। और इसका एक मेन रीज़न ऐसा है ना, क्रिकेट एंड फुटबॉल आर द 2 गेम्स विच आर फेमस वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न कि 5 साल का लड़का लड़की और उसका 60 साल का ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दे कैन प्ले टुगेदर, दे कैन प्ले क्रिकेट, दे कैन प्ले फुटबॉल, अदर गेम्स आर टफ। तो क्रिकेट फुटबॉल ना जनरेशन का सेक्स ये मायने नहीं रखता है, वो डिजॉल्व कर देते हैं बाउंड्रीज। और मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स आप देखेंगे तो वो एक इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्लखांब। मल्लखांब, मल्लखांब ये खेल लगभग 200 साल पहले बालमबड्डा देवधर करके एक रेसलर थे, उन्होंने ये खेल की खोज की यानी एक्सीडेंटल खोज हुई। एक अली और गुलाब करके 2 रेसलर्स थे। अब ये बात लगभग 200 साल पहले की है, जब भी हम लोग स्वतंत्र भी नहीं थे, हम लोग थोड़े से पारतंत्र में थे, और पारतंत्र भी कंप्लीट नहीं था, राइट, पारतंत्र का डोमिनेंस हुआ नहीं था, 1857 बाकी था अभी। तो उसके पहले 1805 में अंग्रेज लोग धीरे धीरे राज्य कर रहे थे। उस वक्त अली और गुलाब नाम के 2 अफगानी रेसलर्स, ऐसा उनका वर्णन कहा गया है कि 6.5 फीट 7 फीट की उनकी ऊंचाई, और बीइंग अ रेसलर उनका खाना ऐसा था कि एक एक बकरा एक एक को लगता था हर दिन। और वो वहाँ पे पूरे किंगडम्स थे, अफगानिस्तान, पेशावर, पंजाब, गुजरात, सब किंगडम थे, राजस्थान। तो ये सब जगह से ये अली और गुलाब आए, और हर एक किंगडम के पास जाके उन्होंने कहा कि हम लोग रेसलर्स हैं, प्रोफेशनल रेसलर्स हैं, हमको कोई रेसलिंग करने के लिए दो जिससे हम हारे, या हम लोग उसको हराएंगे, और हमको ऐसे लिख के दो कि आपके पास कोई भी नहीं हमको हराने वाला, ऐसा आप एक सर्टिफिकेट दे दो। तो ऐसे सर्टिफिकेट्स लेके वो पेशवा पूना तक गए वो, और ये ड्यूरिंग ऑल दिस देयर जर्नी ऐसा कहा गया है कि उन्होंने नॉकआउट कर दिया था। नॉकआउट यानी वो रेसलिंग ऐसी थी ना कि वो आज के जैसे रूल्स वाली रेसलिंग नहीं थी, जो हम लोग फ्री स्टाइल बोलते हैं ना, मार देने का, ऐसी ओपन रेसलिंग थी। तो ये दोनों ने मिलके लगभग 8-10 बड़े बड़े रेसलर्स को मार दिया था वो टाइम पे। दहशत थी उनकी, दहशत को लेके वो पूना आ गए। पूना में पेशवा थे, पेशवा ने काफ़ी राज्य किया था, तो पेशवा का नाम था। तो पेशवा में के दरबार में जाके बोले कि हम लोग रेसलर से, हमको कोई तो एक कॉम्पिटिटर दे दो, फाइटर, या हमको लिख के दो कि तुम्हारे यहाँ पे कोई नहीं है फाइटर हमको हराने वाला, हम लोग जाएंगे आगे। तो ये लिख के देना भी गलत बात है, और कोई आने के उनके सामने खेलने के लिए भी कोई रेडी नहीं है। तो वो टाइम पे ये बालमबड्डा देवधर, लगभग उनका उम्र 21-22 साल के थे, यंग। उन्होंने बोला कि
मैं इनके साथ रेसलिंग करूँगा, पर मुझे प्रिपरेशन का समय चाहिए थोड़ा, एक आध महीना। तो वो बोलते हैं ठीक है ना, रेडी है। एक महीना जैसे IPL का फाइनल होता है ना, डिसाइड होता है, वैसे ही डिसाइड हो गया। तो उस वक्त इन्होंने, वो रहते थे नासिक में, निफाड़ करके एक गांव है, उस निफाड़ तालुका है, निफाड़ के अंदर एक कोठुरे करके गांव है, वहाँ के वो रहने वाले थे। वो पूना से कोठुरे गए, अपनी माँ से मिले, माँ को बोले, क्योंकि ये दिस इज सपोज टू बी हिज लास्ट फाइट ना, राइट। जो उनका इतिहास अली गुलाब का दिखा है कि उनको मौत का डर ही है, जाना ही है युद्ध पे। उसके बाद वो गए सप्तशृंगी, क्योंकि वहाँ से हार्डली डिस्टेंस पे 10 किलोमीटर पे सप्तशृंगी की देवी है। वहाँ पे जाके उन्होंने साधना की, ऐसे कहते हैं। और वहाँ पे उनको मारुति जो है हमारे, उन्होंने दर्शन देके उनको कुछ दिखाया, सिखाया। मॉडर्न टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो वहाँ पे वो बैठे होंगे, सोचते होंगे रेसलिंग के बारे में। और वहाँ पे एक वानर, बंदर था, वानर ने उनको कुछ पेड़ के ऊपर उल्टा सुल्टा करके दिखाया, और उनको क्लिक हुआ कि अरे ये हम लोग रेसलिंग में कुछ कर सकते हैं। बाद में उन्होंने एक लकड़े का खाम बनाया, उसके ऊपर एक्सरसाइज करना शुरू किया। बाद में वो पुणे आए, और वो रेसलिंग का जो दिन था, ऐसा डॉक्यूमेंटेड लिखा है वहाँ पे कि जो अली के साथ पहला रेसलिंग उनका था। और ये लोग क्या करते थे, दोनों रेसलर्स, कि रेसलर्स का गर्दन अपने आर्म पिट में दबा के मारते थे उनको, कुछ भी करके सामने वाले रेसलर्स को दबोचने का, उसका गर्दन आर्म पिट में डालने का और मार देने का, या पैर में लेके मार देने का उसको। ये उनका एक ये था मोडस ऑपरेंडी। तो बाळंबा देवधर का 21 साल का वो, उनका गर्दन उनके आर्म पिट में लेने की कोशिश की। और हमारे मलखाम में ना एक बगली करके एक प्रकार है कि वहाँ पे आपको नीचे झुकना है, आपको आपकी गर्दन मलखाम को लगा के, हाथ को पकड़ के, पैर ऊपर उठा के, पैर से मलखाम को पकड़ना है और ऊपर उठना है, वो टेढ़ी करके बोलते हैं। वो लगाने के बाद बाळंबा दादा ने उनकी ही स्ट्रेंथ लेके उन्होंने दबा दिया, लेकिन उनका शरीर ऊपर उठा के अपने दोनों टांगे उनके गर्दन में फंसा दी, अली के, और गर्दन को दबा दिया, उसको अनकॉन्शियस कर दिया। तो वो अनकॉन्शियस हुआ, तो वो गुलाब बोला रही है, उसके पहली बार देखा ये सब पॉसिबल ही नहीं, तो वो भाग गया। फिर बाळंबा दादा जीत गए, और फिर पेशवा ने उनको खुद का गुरु करके रखा। तो मलखाम की शुरुआत वहाँ से हुई। ओके। और बाद में वो पेशवा को अंग्रेज़ लोगों ने वहाँ पे भेज दिया, वाराणसी में। वाराणसी में भेजने के बाद फिर बाळंबा दादा देवधर को पेशवा ने गुरु करके रखा था, पर पेशवा खुद डिपेंडेंट हो गए अंग्रेज़ों के ऊपर। ये 1805-1806 की बात है। और उसके बाद बाळंबा दादा निकल गए उधर से। फिर उन्होंने एक अखाड़ा स्थापन किया, यानी बाळंबा दादा ने नहीं किया, उनके एक शिष्य थे, क्योंकि उनका नाम हुआ भारतवर्ष में, तो उनका एक शिष्य ने वहाँ पे अखाड़ा स्थापन किया वाराणसी में। वो अखाड़ा में मेरे पिताजी भी थे, मेरे पिताजी वहाँ पे ही पैदा हुए थे, बनारस में। ओके। और वो अखाड़ा में सीखे, मलखाम सीखे। फिर वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए मुंबई आए। फिर मेरा जन्म हुआ, तो मेरे जन्म से ही मलखाम तो घर पे था ही। इसके लिए मलखाम सीखना, करना, बाद में सिखाना। अभी थोड़ा सा मॉडर्न हुआ है, अभी स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए। हमारा एक स्टूडेंट है गणेश देवरुखकर करके, उसको लास्ट ईयर में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, जो प्रेसिडेंट के हाथ से मिलता है। क्योंकि उसके 2 लड़के, हमारे ही रोड स्टूडेंट, उनको वो वर्ल्ड चैम्पियन हो गए मलखाम के। मलखाम का वर्ल्ड टूर्नामेंट भी होता है। तो मेन एंड वुमेन वर्ल्ड चैम्पियन दोनों जो हुए थे इंडिया में 2023-24 में, वो अपने इंस्टीट्यूट के, एक ही इंस्टीट्यूट के थे। और इसके लिए उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। तो ऐसे मलखाम खेल तो है ही। मलखाम लाइमलाइट में क्यों नहीं आता है? लाइक जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है। मैंने आपको बोला वैसे ना, क्रिकेट फुटबॉल हर घर में खेला जाता है। प्लास्टिक के बैट बॉल से खेला जाता है, रबर के बॉल से खेला जाता है। मलखाम तो वो पॉसिबल नहीं है, टेक्निकल गेम है बहुत। और दूसरी बात ऐसी है ना, टेक्निकल गेम होने के साथ ही वो खेल उतना लोगों के ना आसानी से समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत, अभी देखो जिम है या सूर्य नमस्कार है, योगासन है। अब यार योगासन का भी कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी होती है। योगा तो मलखाम से आगे है, आगे यानी पहले निर्माण हुआ। फिर भी योगा क्रिकेट फुटबॉल जैसा नहीं है वर्ल्ड फेमस।
योगा सबको मालूम है, कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो टेक्निकल ज़्यादा है. दैट इज़ अ मेन रीज़न वाई दीज गेम्स एंटरटेनिंग कम है, टेक्निकल ज़्यादा है. Okay. फेमस कौन से गेम होते हैं जो एंटरटेनिंग है? क्रिकेट में 1 रन चाहिए, क्या होगा पता नहीं. वैसे मलखम में वो नहीं है ना, इसके लिए दैट्स अ मेन रीज़न.